बाबा साहब के राजनीतिक वारिस मान्यवर कांशी राम ने कहा, और चमचों को तो आप पहचानते होंगे। इसलिए मैं आपसे गुजारिश करने आया हूं, इतिहास जानो नौजवानों, क्योंकि आपको भटकाने वाले लोग रोज व्हाट्सएप पर ट्रोल भेजेंगे, अरे तुम्हारा ध्यान किधर है और तुम्हारा धर्म इधर खतरे में है। तुम उनसे पूछना कि तुम्हारा स्कूल खतरे में था तब तुम कहां थे, तुम्हारी नौकरी खतरे में थी तब तुम कहां थे, तुम्हारा रोजगार खतरे में था तब तुम कहां थे। इसलिए अम्बेडकर की बात करना जब शिक्षा की बात करना हो। मेरे पहले एक बात बोली गई ना कि शिक्षा बहुत जरूरी है। बाबा साहब अम्बेडकर ने कहा कि शिक्षा वो शेरनी का दूध है, उसे जो पिएगा वो दहाड़ेगा। बाबा साहब अम्बेडकर ने शिक्षा की बात की। आज नारा दिया गया पढ़ेगा इंडिया तो आगे बढ़ेगा इंडिया। एक जमाने में नारा लगा करता था कि शिक्षा पर जो खर्चा हो बजट का 10वां हिस्सा हो। आज इस देश में शिक्षा पर कितना खर्चा हो रहा है पता है आपको? पता है आपको? 3% से भी कम खर्च हो रहा है शिक्षा पर। पता है आप हीरा खरीदने जाएंगे तो कितना जीएसटी देना पड़ेगा? 3%। और कलम और किताब खरीदने जाएंगे तो जीएसटी कितना देना पड़ेगा? 18%। जिस देश का राजा पढ़ा लिखा होता तो कलम और किताब पर टैक्स नहीं लगाता कि मुफ्त में सबको शिक्षा देने की बात करती। इसलिए बाबा साहब अम्बेडकर की बात करना, शिक्षा और स्कूल कॉलेज को बचाने की बात करना है। नौजवानों, 1948 में मान्यवर बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर ने ओबीसी समाज को एक संकेत दिया, और उस संकेत में उन्होंने एक बात कही थी, ओबीसी समाज को मेरा ये पैगाम नहीं है कि आप दलित समाज के साथ रोटी बेटी का संबंध बनाओ। डॉक्टर अम्बेडकर कहते हैं उस भाषण में, डॉक्टर अम्बेडकर ने कहा आप अपनी संस्कृति मानो, हम अपनी संस्कृति मानेंगे, लेकिन आपका भी शोषण जाति के नाम पर हुआ है और हमारे समाज का भी शोषण जाति के नाम पर हुआ है। इसलिए हम आपको जगाने और एकजुट करने आए हैं। चलो एससी एसटी ओबीसी समाज के लोगों, इस देश के 90% कमेरा लोगों, तुम एकजुट हो जाओ। तुम्हें 10% लुटेरा लोगों से लड़ना है। ये बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर की चेतना है। मैं यहाँ खड़ा हुआ हूं, अभी थोड़ी देर पहले आपने कविता सुनी ना कि सिर्फ हंगामा खड़ा करना मेरा मकसद नहीं, मेरी कोशिश है कि सूरत बदलनी चाहिए। तो हम तो संविधान की बात कर रहे हैं, हमारा भी मकसद कहीं उत्तेजना। अरे भाई, हम क्यों चाहेंगे कि आयोजन समिति हमारी वजह से मुश्किल में पड़ जाए कि अगली बार इस कार्यक्रम की परमिशन ही न मिले। इसी 13 अप्रैल को मुझे मुख्य अतिथि बनाकर बुलाया गया था बाबा साहब की जन्मस्थली महू में, और रात में एक कार्यक्रम कैंसिल कर दिया गया। अभी कितना इशारा करना बाकी होगा देश के बाबा साहब के बच्चों कि संविधान कितना खतरे में है। बाबा साहब की जयंती मनाने के लिए अगर परमिशन लेनी पड़ गई तो कुछ दिन बाद जय भीम बोलने के लिए भी परमिशन लेनी पड़ेगी। ये बात मैं कहते जा रहा हूं, और इसलिए मैं कह रहा हूं, बाबा साहब ने 1948 में एकजुट होने का संकेत दिया था। मैं आगरा के इस मंच से अपने ओबीसी समाज के लोगों से एक आह्वान करने आया हूं, उठो किसानों, उठो कमेरा लोगों, खेत में काम करने वाले लोगों, हल चलाने वाले लोगों, कुदाल फावड़ा चलाने वाले लोगों, जितने भी हाथ से श्रम करने वाले लोग हैं, आप सब एकजुट हो जाओ और अपने बच्चों को कलम और किताब दे दो। वरना अगर ये संविधान नहीं रहेगा तो कलम और किताब आपके हाथ में नहीं आएगी। इसलिए कुछ लोग हैं जो आपके हाथ से कलम और किताब छीन करके कुछ और पकड़ाना चाहते हैं। इसलिए मैं आपको इशारे में एक बात कहना चाहता हूं, हमारे पुरखों के हाथ में कुदाल फावड़ा था, हमारे पुरखों के हाथ में भरता था, उन्होंने पीढ़ियों अपने खून पसीने से दुनिया को रहने लायक बनाया। और जब देश के नए विश्वविद्यालय बने तो आओ देखो संविधान कैसे में खतरे में है। मैं आपको उदाहरण दे रहा हूं, 2020 तक इस देश के 596 कुलपतियों में से केवल 6 कुलपति दलित समाज के, केवल 6 कुलपति आदिवासी समाज के, केवल 36 कुलपति ओबीसी समाज के थे, और 550 कुलपति केवल एक ही तबके के थे। बताओ यहाँ संविधान लागू हुआ क्या? इस देश में ज्वाइंट सेक्रेटरी आज भी 90 में से केवल 3 ओबीसी हैं, 1 दलित और 1 आदिवासी है। बताओ यहाँ संविधान लागू हुआ है क्या? ऑक्सफैम की रिपोर्ट कहती है कि मीडिया में 121 बड़े पदों में से
एक दलित और एक ओबीसी है, आदिवासी एक भी नहीं है। 118 एक ही तबके के लोग बैठे हैं। बताओ संविधान खतरे में है कि नहीं है? इसलिए मैं आपसे एक अपील करने आया हूं। ये बात मैं फिर से कह रहा हूं, जो सज्जन आपत्ति करने आए थे उन्होंने मुझसे यही कहा कि संविधान खतरे में नहीं है, ये झूठ नहीं बोलना है। तो भाई झूठों ने झूठों से कहा है सच बोलो, सरकारी ऐलान हुआ है। इसलिए सच ये है कि अगर संविधान नहीं रहेगा तो हम आप भी महफूज नहीं रहेंगे। संविधान है इसलिए हम हैं, संविधान है तो हमारे लोगों की नौकरी है, नहीं तो क्या होगा, मजदूर बनने के लिए तैयार हो जाना। इसलिए बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर ने तीसरा काम जो ओबीसी समाज के लिए किया और इस पैगाम को गांव-गांव पहुंचाना। 1951-52 के बाद बाबा साहब अंबेडकर जब केंद्रीय मंत्री थे उन्होंने इस्तीफा दिया। उसमें 3 कारण बताए। पहला कारण बताया कि हिंदू कोड बिल लागू नहीं हो रहा है इसलिए हम इस्तीफा दे रहे हैं, और दूसरा कारण बताया कि ओबीसी को बनने वाला कमीशन अभी तक नहीं बना है, जिससे ओबीसी को न्याय नहीं मिल रहा है। ये कहते हुए बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने मंत्रिमंडल से इस्तीफा दे दिया था। ये है ओबीसी समाज के लिए बाबा साहब अंबेडकर का देन, और इसको गांव-गांव में पहुंचाने की जरूरत है। डॉक्टर अंबेडकर ने महिलाओं के लिए क्या किया? डॉक्टर अंबेडकर ने महिलाओं के लिए मैटरनिटी लीव दी, चाइल्ड केयर लीव दी, काम के घंटे कम किए, वेतन बढ़ाया, उनको अपने काम के चीजों को अधिकार दिया, और आज तक महिलाओं के मसीहा डॉक्टर अंबेडकर को नहीं माना जाता है। डॉक्टर अंबेडकर ने बैंकों के लिए क्या किया? विदेश में रह करके डॉक्टर अंबेडकर ने जो अपना पर्चा लिखा था द प्रॉब्लम ऑफ इंडियन रुपीज, और उसके बाद उसको इलोबरेट किया, तो बाद में आजाद भारत में रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया जो बना है वो डॉक्टर अंबेडकर के पर्चे पर बना है, और वो बाबा साहब को कहते हैं कि दलितों का नेता। डॉक्टर अंबेडकर ने श्रमिकों के लिए काम के घंटे 14 घंटे से घटाकर 8 घंटे किया। बराबर काम का बराबर दाम मिले, श्रमिकों को छुट्टी मिले और उनको वेतन और भत्ता मिले। सरकारी नौकरी में जितने लोग थे उनको पे ग्रेड ग्रेचुटी देने का काम डॉक्टर अंबेडकर ने किया। इस देश में 5-5 अखबार निकाल करके मीडिया कैसे काम करती है इसको सिखाने और समझाने का काम डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने किया। ओबीसी समाज को हक दिलाने का काम डॉक्टर अंबेडकर ने किया। दलित समाज को पहचान दिलाने का काम डॉक्टर अंबेडकर ने किया, और देश का संविधान बनाने का काम डॉक्टर अंबेडकर ने किया। इस बात को गांव-गांव कहने की जरूरत है। अब जरा एक इम्तिहान ले लो, अगर इतना काम किसी और नेता ने किया होता और कोई और देश होता तो हर पढ़े लिखे आदमी के घर में बाबा साहब अंबेडकर की फोटो होती कि नहीं? बताओ आप, एक कड़वा सच और पूछो, आज डॉक्टर अंबेडकर की फोटो किसके घर में मिलती है? बताइए किसके घर में मिलती है? समझ गए ना? अभी इस देश को अभी और सुधारना बाकी है, जो संविधान से सुधरेगा। किसी को बड़ा, किसी को छोटा, किसी को ऊंचा, किसी को नीचा कह के हम बहुत दिन तक इस दुनिया को खूबसूरत नहीं बना पाएंगे। डॉक्टर अंबेडकर का मतलब है मानवता, डॉक्टर अंबेडकर का मतलब है शिक्षा। डॉक्टर अंबेडकर 32 डिग्री लेकर के पढ़ करके आए थे, और 32 की 32 डिग्री ओरिजिनल डिग्री थी, एक भी फेक डिग्री नहीं थी। मैंने आचार संहिता को उल्लंघन नहीं किया, समझ गए ना? ओरिजिनल डिग्री बाबा साहब अंबेडकर के पास कितनी थी? 32 थी। 32 डिग्री जिसके पास हो वो नौकरी करने जब आया सयाजी बाग गायकवाड़ के वहां पर, चपरासी ने फाइल फेंक कर दिया। इतिहास पढ़ना नौजवानों, वरना तुम्हें भी कोई आकर के कहेगा मेरी झोपड़ी के भागा जाग जाए। बच के रहना, तुम्हारी झोपड़ी के भाग अगर जगेंगे तो शिक्षा से जगेंगे और किसी चीज से नहीं जगेंगे, कलम और किताब से जगेंगे। इसलिए डॉक्टर अंबेडकर जब पढ़कर वापस आए तो फाइल फेंक कर दी गई। आज ही गूगल करना जाकर के, सयाजी बाग में वहां गया हूं, डॉक्टर अंबेडकर को पानी पीने के लिए अलग से दिया गया। डॉक्टर अंबेडकर रोए थे बैठकर,
हम एक मसीहा की बात कर रहे हैं ना, तो सच्ची बात कहना जरूरी नहीं है। डॉक्टर अंबेडकर सयाजी बाग में, बड़ोदरा में एक जगह है गुजरात में, और वहां पर बैठकर रोए कि मैं इतना पढ़ लिख करके वापस लौटा तो मेरे साथ ये सलूक किया जा रहा है, मेरे लोगों के साथ क्या सलूक किया जाएगा। इसलिए डॉक्टर अंबेडकर ने वहां संकल्प लिया था कि जब तक इस देश से जाति का विनाश नहीं कर देंगे तब तक चैन से नहीं बैठेंगे। डॉक्टर अंबेडकर के पास मौका था, इतने पढ़े लिखे थे कि वो विदेश चले जाते, लेकिन डॉक्टर अंबेडकर विदेश नहीं गए, इसी देश में रहे। डॉक्टर अंबेडकर ने साफ लिखा है कि जब मेरे हित में और मेरे समाज के हित में टकराव होगी, मेरे हित में, मेरे देश के हित में टकराव होगा तो मैं देश का हित चुनूंगा, लेकिन जब देश के हित और मेरे समाज के हित में टकराव होगा, मेरे हित और मेरे समाज के हित में टकराव होगा तो मैं अपने समाज के लिए खड़ा होऊंगा। बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर एक खूबसूरत दुनिया बनाना चाहते थे। वो 2-3 किस्से और सुन लो, अब फिर और वक्ताओं को सुनना बहुत देर हो गई। बाबा साहब अंबेडकर, एक बात सुनो, और एक बात और, बड़ा किस्सा कहानी बहुत जरूरी है इशारों में बात कहने के लिए। एक बार जंगल में क्या हुआ कि शेर राजा था, एक गधा और बाघ आपस में लड़ने लगे। आखिरी के दो बातें कहूंगा। गधा और बाघ आपस में लड़ने लगे। भोजपुरी समझते हैं? तो गधा कहा कि ये घास काले रंग की, बाघ कहा नहीं भाई ये घास तो हरे रंग की। गधा बोला नहीं घास काले रंग की, बाघ बोला नहीं ये साफ दिख रहा है, तुम गधे हो क्या, ये घास हरे रंग की है। दोनों लड़ने लगे, दोनों कहे कि अब फैसला होगा, चलो राजा के पास चलते हैं। दोनों राजा के पास गए। शेर राजा था, राजा से उन्होंने कहा कि भाई गधा कह रहा है कि ये घास काले रंग की है। गधा बोला नहीं हुजूर आप ही देखिए ये घास काली ही है, ये कह रहा हरे रंग की। राजा ने फैसला सुनाया। आगरा वालों इशारा समझ जाओ तो बताना। राजा ने फैसला सुनाया कि बाघ को सजा दी जाए, ये 1 साल के लिए जंगल से बाहर चला जाए। गधा इसके बाद खूब नाचता गाता उछलता कि मेरे हक में फैसला हुआ, मैं जीत गया, और खूब खुश होकर के चला गया। बाघ गया शेर के पास पहुंचा और कहा हुजूर ये कैसा न्याय है, आप भी देख रहे हैं कि घास हरे रंग की है और आपने गधे के पक्ष में फैसला दे दिया। आगरा के लोगों इशारा समझ जाओ तो कहना। शेर ने कहा कि हमको भी पता है कि घास हरे रंग की है, ये फैसला इसलिए नहीं दिया कि तुम गलत थे, तुम्हें सजा इसलिए दी है कि तुम सारा काम छोड़कर गधे से बहस कर रहे हो। समझदार को सारा काम कुछ लोग आएंगे और समझाएंगे कि भारत आजाद हुआ है 2014 के बाद। आप कहना नहीं, भारत आजाद हुआ जब भारत का संविधान लागू हुआ और उस दिन से ये भारत सबका भारत बना है। इसलिए झूठ से जरा बच के रहना। बाबा साहब अंबेडकर होने का मतलब है सच बोलना, और सच बोलने के लिए जोखिम उठाना। मैं भी दिल्ली विश्वविद्यालय में प्रोफेसर था, मुझे नौकरी से निकाल दिया। क्यों? क्योंकि मैं उनकी तरह नहीं था, बाकी बातें छोड़ देते हैं। नौकरी से निकाला तो मेरे सामने भी विकल्प था कि मैं उन्हीं की जय में जय बोल के कहूं कि हाँ भारत 2014 पे ही आजाद हुआ है। मैं ये बोलता तो मुझे नौकरी मिल जाती, लेकिन मैंने ये चुना और तय किया कि जुल्म के साये में लब खोलेगा कौन, और हम भी चुप रहे तो फिर बोलेगा कौन। इसलिए आपसे कहने आया हूँ, इस देश को आजाद कराने में हमारे लोगों ने फांसी का तख्ता चढ़ करके चूम लिया। भगत सिंह जेल में बंद थे। भगत सिंह से जाकर अंग्रेजों ने पूछा कि बताओ, तो भगत सिंह ने अपने साथी को खत लिख करके भेजा कि उनकी ये जिद कि नया तर्जे दफा क्या है। इसका मतलब कि वो पूछते हैं कि तुम्हारा अगला प्लान क्या है।
कि उनकी ये जिद कि नया तर्जे जफा क्या है, मेरा ये शौक की देखें सितम की इम्तिहा क्या है। आज इस देश में सवाल ये नहीं है कि लक्ष्मण यादव प्रोफेसर बचेगा या नहीं बचेगा। आज सवाल इस बात का नहीं है कि मैं यहाँ से सुरक्षित घर वापस लौटूंगा या नहीं लौटूंगा। सवाल इस बात का है कि आने वाली पीढ़ियां तुमसे हिसाब मांगेंगी। आगरा के लोगों, आप 30 साल से ये भीम जयंती मना रहे हो ना, आप 30 साल से इसलिए मना पा रहे हो क्योंकि आपके पास इतना बड़ा मसीहा है। और इसी आगरा में उसने चेतावनी दी थी, पुराने लोग जानते होंगे। उस चेतावनी को दोहराऊं क्या? जानते हैं ना वो चेतावनी क्या थी? किसने धोखा दिया डॉक्टर अम्बेडकर को? समझदार को डॉक्टर अम्बेडकर ने लिखा है, बड़ी मुश्किल से ये कारवां यहाँ तक पहुँचाया हूँ। आगरा के लोगों, रील्स देखते हो ना, अमित शाह को त्याग इसके रील्स बना के गांव गांव पहुंचाना, क्योंकि उधर से भी गांव गांव एक रील्स पहुंच रही होगी। मैं बचपन में नाली के गैस से चाय बनाया करता, अगर उससे चाय बनती तो सिलेंडर 1000 रुपया क्यों होता? इसलिए तर्क और